हेलो एवरीवन। आज का वीडियो डेडिकेटेड है फॉर लूप के ऊपर, जिसमें आप सीखिएगा फॉर लूप्स के बेसिक्स, जैसे कि उसके सिंटैक्स, फ्लो चार्ट, एग्जाम्पल कोड और लूप कंट्रोल। इसके साथ साथ आप फॉर एल्स लूप के बारे में भी सीखिएगा और नेस्टेड फॉर लूप। एंड लास्टली, फॉर लूप को यूज़ करना विद स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, डिक्शनरी, रेंज फंक्शन, इन्यूमरेट फंक्शन एंड जिप फंक्शन। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं फॉर लूप्स के बेसिक से। लूप कोड का वो हिस्सा होता है जो किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है। पाइथन बेसिकली दो तरह की लूपिंग टेक्निक्स को प्रोवाइड करता है, जो कि है फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप की मदद से आप सीक्वेंस के एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं एंड हर एलिमेंट के लिए आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ इटरेट से मेरा मतलब है किसी प्रोसेस या एक्शन को बार बार रिपीट करना। ऑल्सो फॉर लूप एलिमेंट वाइज रिपीटेशन पर फोकस करता है, जो कलेक्शंस ऑफ डेटा के साथ काम करना इंटुइटिव बनाता है। ये इसका सिंटैक्स है और ये बहुत आसान है। फॉर लूप शुरू करने के लिए आप फॉर कीवर्ड का यूज करिएगा और आप एक सीक्वेंस प्रोवाइड करिएगा जिसके ऊपर आप लूप चलाना चाह रहे हैं। यहाँ आइटम एक वेरिएबल है जो सीक्वेंस के हर एलिमेंट की वैल्यूज को एक एक करके लेता है ड्यूरिंग ईच इटरेशन। और हमेशा की तरह स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए पाइथन यहाँ भी इंडेंटेशन का यूज करता है। और ये लूप उतनी बार रिपीट होगा जितने आइटम्स सीक्वेंस के अंदर मौजूद होंगे और कुछ टास्क परफॉर्म करेगा। मैं इसे फ्लोचार्ट की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर पाइथन डिसीजन लेता है इस क्वेश्चन के बेसिस पे कि क्या सीक्वेंस में अभी एलिमेंट है या नहीं। अगर एलिमेंट है तो फॉर ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड ये सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सीक्वेंस में अभी भी आइटम है। अगर जवाब हाँ होगा तो फॉर ब्लॉक का कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और यही साइकिल चलता रहेगा तब तक जब तक कि इस क्वेश्चन का आंसर नो हो जाए, जिस पॉइंट पर आकर के ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। लेट से मैं एक वेरिएबल बनाया हूँ फ्रूट्स के नाम से, जिसमें मैं 3 फ्रूट स्टोर करा हूँ, विच इज एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब जैसा मैं इसका सिंटैक्स दिखाया था, इस केस में जो सीक्वेंस है वो होगा फ्रूट्स। दैट इज वाई मैं यहाँ पे फ्रूट्स डाल दूंगा। और इस केस में मैं सिंपली चाहता हूँ कि ये सारे फ्रूट्स प्रिंट हो जाएं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिख करके इसके अंदर आइटम पास कर दूंगा। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ना देख सकते हैं कि यहाँ एप्पल, बनाना और चेरी ये तीनों प्रिंट हो गया है। ना ध्यान दीजिए कि यहाँ जो सीक्वेंस है विच इज फ्रूट्स, इसके अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं आइटम शब्द का यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे फ्रूट लिखा और अब मुझे इसे एक्सेस करना है तो यहाँ आइटम के बजाय मैं फ्रूट लिखूंगा और इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो बिना किसी एरर का ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ना इतना समझने के बाद मैं यहाँ आपको लूप कंट्रोल के बारे में बताना चाहूँगा। लूप को कंट्रोल करने के लिए प्राइमरली ये 2 कीवर्ड का यूज़ करा जाता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लूप से इमीडिएटली बाहर निकलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रीचिंग सम वैल्यू और सेटिस्फाइंग सम कंडीशन। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करें तो आप करंट इटरेशन को स्किप करके अगले इटरेशन पे जंप कर जाइएगा, लाइक फॉर इग्नोरिंग सम वैल्यू और कंडीशन। और लास्टली, पास एक प्लेस होल्डर है और ये कुछ नहीं करता है। ये बस डेवलपमेंट के टाइम यूज होता है कोई सिंटैक्स एरर वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पास के बजाय आप 3 डॉट्स का भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको इन सभी का एग्जाम्पल दूंगा ताकि आप इसके बीच के रेफरेंसेस को क्लियरली समझ सकें। नाउ इस एग्जाम्पल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं फिर से फ्रूट्स नाम के लिस्ट को यूज करूंगा। लेट्स से मैं यहाँ पर ये कोड रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन इस बार एक चेंज है। यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि अगर फ्रूट बनाना हो गया विद स्मॉल वी तो मैं कर दूंगा ब्रेक। यहाँ पर सबसे पहले जो फ्रूट्स नाम का लिस्ट है इसमें चेक करा जाएगा कि क्या वो बनाना है या नहीं है। सिंस सबसे पहले केस में एप्पल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए एप्पल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होगा इस लूप में, ये बनाना मैच कर जाएगा और ये कंडीशन ट्रिगर हो जाएगा और ब्रेक कीवर्ड की वजह से इमीडिएटली ये लूप बंद हो जाएगा और कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा। सो फाइनली जो आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा सिर्फ एप्पल। लेट्स क्रॉस द फिंगर एंड एग्जीक्यूट इट एंड आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट जस्ट एप्पल है। नाउ कंटिन्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इसे भी डुप्लीकेट करूंगा। यहाँ पर मैं हेडिंग करेक्ट कर दिया एंड इस बार यहाँ मैं ब्रेक हटा करके कंटिन्यू लिख दूंगा। नाउ ये क्या करेगा, जैसे ही ये फ्रूट बनाना से मैच होगा वो स्पेसिफिक राउंड स्किप हो जाएगा और अगला राउंड शुरू हो जाएगा। नाउ यहाँ सबसे पहले मैं इसे कमेंट कर दूंगा ताकि आउटपुट क्लियरली आपको सिर्फ कंटिन्यू का ही मिले। और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एप्पल और चेरी ये दोनों प्रिंट हो गया है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक लूप बनाया हूँ एंड फॉर सम रीजन जो ये लूप है ये कॉम्प्लिकेटेड लूप होने वाला है जिसे मैं अभी नहीं लिखना चाहता।
मैं चाहता हूँ कि मैं अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ जाऊँ और मैं इस लूप को बाद में कंप्लीट करूँगा। एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन लेट्स से मैं यहाँ पे प्रिंट करके कुछ लिख रहा हूँ, बट आप देख सकते हैं कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा। यहाँ पर मुझे बार-बार इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरह के एरर से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पर पास लिख देना है और अब आप इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करिएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर पास या फिर ये 3 डॉट एक प्लेस होल्डर का काम करेगा, जो कि पाइथन को बताएगा कि ये अभी एज़ इट इज़ रहने देने के लिए एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना करके प्रोग्रामर बाद में वापस आएगा और इस पार्ट का लॉजिक लिखेगा। सो पास का बस यही काम होता है। नाउ फॉर एल्स लूप, पाइथन में आप फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक को भी लिख सकते हैं। यहाँ फॉर लूप के साथ एल्स ब्लॉक सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, और यहाँ नॉर्मल टर्मिनेशन से मेरा मतलब है कंप्लीशन ऑफ ऑल इटरेशन विदाउट इनकाउंटरिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट, यानी कि सारे रिपीटेशन होने चाहिए और कहीं भी ब्रेक इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। और यहाँ फॉर एल्स लूप में एल्स का मतलब अदरवाइज नहीं होता है, एल्स का मतलब होता है अगर लूप ब्रेक नहीं हुआ तो। नाउ ये फॉर एल्स लूप का सिंटैक्स है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ फॉर ब्लॉक के साथ लास्ट में एल्स ब्लॉक भी ऐड हो गया है। अगर ये इफ कंडीशन मीट नहीं हुआ और लूप प्री मैच्योरली ब्रेक नहीं हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और ड्यू टू एनी रीजन लूप प्री मैच्योरली ब्रेक हो गया तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कभी नहीं होगा। नाउ इसके भी फ्लो चार्ट से मैं समझाता हूँ। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर फिर से पाइथन चेक करेगा कि क्या सीक्वेंस में आइटम है या नहीं। अगर है तो फॉर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस फॉर ब्लॉक के कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान ये देखा जाएगा कि क्या ब्रेक कीवर्ड इनकाउंटर हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो कोड टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ है तो ये लूप दोबारा से रिपीट होगा और फिर से ये क्वेश्चन करा जाएगा कि क्या सीक्वेंस में कोई आइटम है या नहीं। नाउ इस बार अगर ऐसा हुआ कि सीक्वेंस में कोई भी एलिमेंट बचा ही नहीं तो इस बार एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड फाइनली कोड टर्मिनेट हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाया नम्स के नाम से, जिसमें मैं 1, 2 एंड 3 स्टोर कर रहा हूँ एंड एक मेरा टारगेट है विच इज़ 4। अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप चलाऊंगा इस नम्स के ऊपर। सो मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन नम्स, और यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि क्या जो आइटम है वो टारगेट के बराबर है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं प्रिंट करूंगा टारगेट इज फाउंड एंड मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा। एंड फाइनली मैं एल्स पार्ट में लिखूंगा प्रिंट टारगेट इज नॉट फाउंड। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो ये सिंपली प्रिंट कर देगा टारगेट इज नॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करा, मैं यहाँ लेट से 4 हटा के 2 लिख दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, देन आप देख सकते हैं कि टारगेट इज फाउंड प्रिंट हो गया है एंड लूप प्रीमेच्योरली ब्रेक कर गया। कंट्रोल एल्स ब्लॉक तक आ ही नहीं पाया और टारगेट इज नॉट फाउंड प्रिंट नहीं हो पाया। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ आया होगा। नाउ रहे हाथ, मैं आपको फॉर एल्स लूप कंट्रोल का भी एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जिसके लिए मैं सेम फ्रूट वाले कोड का एग्जाम्पल यूज करूंगा। नाउ ये वाला कोड एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पर बस डिफरेंस है कि मैं ब्रेक प्रिंट कर दिया एंड यहाँ पर मैं एक एल्स ब्लॉक ऐड करूंगा और मैं लिखूंगा प्रिंट नो मोर फ्रूट्स लेफ्ट। नाउ अब मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एप्पल प्रिंट हुआ है। जैसे ही बनाना वाला कंडीशन आया ये लूप ब्रेक कर गया, जिसकी वजह से एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऐसा करा, मैं इसे कॉपी करके यहाँ मैं दोबारा पेस्ट करा और इस बार मैं एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ कंटिन्यू का, और इसके लिए मैं यहाँ ब्रेक हटा करके कंटिन्यू लिख दूंगा। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि पहले एप्पल प्रिंट हो गया है एंड देन बनाना पर आने के बाद लूप का ये राउंड स्किप हो गया एंड थर्ड राउंड शुरू हो गया, जिस केस में फ्रूट में चेरी है। नाउ ये दोनों सक्सेसफुली लिखाने के बाद लूप नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल एल्स ब्लॉक पे आ जाएगा, जिसकी वजह से नो मोर फ्रूट्स लेफ्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज नेस्टेड फॉर लूप। अगर एक लूप दूसरे लूप के अंदर हो तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं, और नेस्टेड फॉर लूप का सिंपल सा मतलब होता है एक फॉर लूप के अंदर दूसरे फॉर लूप का होना। जब इनर लूप अपनी सारी इटरेशंस कंप्लीट करता है तो आउटर लूप अगले आइटम पर मूव करता है और इनर लूप फिर से शुरू होता है। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है, फॉर आउटर आइटम इन आउटर सीक्वेंस एंड उसके अंदर फॉर इनर आइटम इन इनर सीक्वेंस। आप यहाँ इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं दूसरा फॉर लूप इंडेंटेशन के साथ लिखा हूँ। मैं इसका एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ आउटर लिस्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं 1 एंड 2 स्टोर करूंगा एंड मैं दूसरा लिस्ट बना रहा हूँ इनर लिस्ट के नाम से, जिसके अंदर मैं A, B और C स्टोर करूंगा। नाउ ये है नेस्टेड लूप का सिंटैक्स।
यहाँ पर ये जो आउटर लिस्ट है ये मेरा आउटर सीक्वेंस हो जाएगा और जो मेरा इनर लिस्ट है इनर सीक्वेंस हो जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा आउटर आइटम को एंड इनर आइटम को। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि इसका कोड कैसा दिख रहा है। यहाँ सिंस आउटर लिस्ट में 1 और 2 है, यहाँ पर आपको 1 और 2 दिखेगा एंड इनर आइटम में आपको ए बी और सी दिख जाएगा। इसे इस एनिमेशन से समझिए। यहाँ आउटर आइटम में 1 स्टोर है एंड इनर आइटम में ए स्टोर है। तो पहले लूप में आउटर आइटम 1 प्रिंट करेगा एंड इनर आइटम ए प्रिंट करेगा। दूसरे लूप में आउटर आइटम 1 प्रिंट करेगा, इनर आइटम बी प्रिंट करेगा। एंड तीसरे लूप में आउटर आइटम 1 प्रिंट करेगा एंड इनर आइटम सी प्रिंट करेगा। नाउ इनर लूप इस पॉइंट पे कंप्लीट हो चुका है। सो अब आउटर लिस्ट एक यूनिट आगे बढ़ेगा और आउटर आइटम का वैल्यू अब 2 हो जाएगा एंड विद दिस न्यू वैल्यू इनर लूप दोबारा से शुरू होगा, दैट मीन्स ए से। इसीलिए सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए इसका आउटपुट 2A, 2B और 2C प्रिंट होगा। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। एंड अगर लूप कंट्रोल की बात करें तो अगर ब्रेक या कंटिन्यू आउटर लूप में रहा तो लूप नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट हो जाएगा या स्किप करेगा। लेकिन अगर ब्रेक या फिर कंटिन्यू इनर लूप में रहा तो ये सिर्फ इनर लूप को अफेक्ट करेगा, आउटर लूप को अफेक्ट नहीं करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट, यूजिंग फॉर लूप विथ ब्लैंक। और यहाँ ब्लैंक में स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, रेंज फंक्शन, इन्यूमरेट फंक्शन एंड जिप फंक्शन आता है। मैं इन सब का कोड एग्जांपल आपको देता हूँ, अब बहुत आराम से समझ जाइएगा। नाउ सबसे पहला है फॉर लूप विथ स्ट्रिंग। नाउ लेट्स से एक स्ट्रिंग है हेलो एंड यहाँ पर मैं फॉर लूप चला रहा हूँ फॉर कैर इन एस, दैट मीन्स फॉर कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग हेलो। अब मैं अगर प्रिंट करा कैर को तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? जाहिर सी बात है हेलो के एक एक लेटर इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएगा हर एक नई लाइन के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हेलो का लेटर हर एक लाइन में एक एक करके प्रिंट हुआ है। यही है फॉर लूप विथ स्ट्रिंग। फॉर लूप विथ लिस्ट ये तो आप अभी तक समझ गए होंगे। लेट्स से अगर मेरे पास एक लिस्ट है 1, 2 एंड 3 एंड मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन एल और मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई को, तो इस केस में 1, 2 और 3 ये तीनों इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएगा। फॉर लूप को लिस्ट के साथ यूज करना इतना ही आसान है। टपल के साथ में अगर एग्जीक्यूट करना चाहा मैं इसे रिपीट करूंगा एंड दिस टाइम दिस इज टपल। एंड आपको याद होगा अगर हम टपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बजाय हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं। एंड डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं इस बार 4, 5 और 6 रखूंगा। इसे मैं करूंगा कमेंट एंड इसे मैं करूंगा एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4, 5 एंड 6 ये दोनों ही प्रिंट हो गया है। नाउ फॉर लूप विथ डिक्शनरी। आपको याद होगा कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं। सो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डिक्ट के नाम से जहां पर मैं डिक्शनरी को स्टोर करूंगा, जिसमें की है ए, इसका वैल्यू है 1 एंड दूसरा की है बी, इसका वैल्यू है 2। नाउ अगर मैं इस पे लूप चलाया तो मैं नॉर्मल तरीके से लूप चलाने के बाद इससे की एक्सट्रैक्ट कर पाऊंगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा फॉर की इन डिक्ट एंड मैं प्रिंट कर दूंगा की को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन हम देख सकते हैं कि ए और बी बिना किसी एरर का प्रिंट हो गया है। लेकिन ये तो हो गई बात जब मैं कीज को एक्सट्रैक्ट करना चाहा। लेकिन अगर मैं वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना चाहूँ तो वो कैसे होगा? वो भी बहुत सिंपल है, मैं इसे कमेंट करके वो दिखाऊंगा। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर वैल्यू इन डिक्ट डॉट एंड आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कीज और वैल्यूज ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं। सिंस इस केस में मैं वैल्यूज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगा और मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा वैल्यू को। अब अगर यहाँ पर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 और 2 प्रिंट हो गया है। और ये तो हो गई वैल्यूज को एक्सेस करने की बात। अगर मैं यहाँ पर की वैल्यू दोनों को एक ही बार में एक्सेस करना चाहूँ तो ये कैसे होगा? इसके लिए मैं इसे फिर से कमेंट करूंगा और मैं यहाँ प्रॉपर तरीके से फ्रेश लाइन में सब लिखूंगा। नाउ अगर मैं यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को एक्सेस करना चाहा तो मैं कुछ इस तरह से फॉर लूप लिखूंगा। मैं लिखूंगा फॉर की एंड वैल्यू इन डिक्ट डॉट। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे एक नया सजेशन मिला है विच इज आइटम्स। आइटम्स अपने अंदर की और वैल्यू दोनों को ही स्टोर करके रखा है और ये हमें इसे एक्सेस करने के लिए देगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट की एंड वैल्यू और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं कि मैं की और वैल्यू दोनों को ही एक्सेस कर पा रहा हूँ विच इज ए बी एंड 1, 2। नाउ फॉर लूप को रेंज के साथ यूज करना। रेंज एक फंक्शन होता है जो कि लूप परफॉर्म करता है किसी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स के ऊपर। रेंज के 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप।
इन तीनों में सिर्फ स्टॉप पैरामीटर ही है जो कि रिक्वायर्ड है और आपको इसे देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा। इसके अलावा स्टार्ट और स्टेप ये दोनों ही ऑप्शनल हैं। नाम से आप समझ गए होंगे, स्टार्ट पैरामीटर बताता है कि शुरू कहाँ से करना है, जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है। स्टॉप पैरामीटर बताता है कि लूप को एंड कहाँ पर करना है और ये हमेशा ही एंड नंबर -1 होता है। दैट मीन्स अगर आप स्टॉप में वैल्यू 5 दिए हैं तो ये लूप 5 टाइम्स चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू 4। और स्टेप बताता है कि जो लूप है वो कितने स्टेप से जंप करेगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स कोई जंप नहीं होगा। अगर आप स्टेप वैल्यू 2 दिए देन एवरी ऑल्टरनेट नंबर प्रिंट होगा। और अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं देन आप नेगेटिव स्टेप्स को दीजिएगा। बट ध्यान रहे कि स्टार्ट और स्टॉप उसी के अकॉर्डिंग एडजस्टेड होना चाहिए। मैं इसके एग्जाम्पल को दिखाता हूँ, फिर आप समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर रेंज फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा फॉर के साथ, जिसके लिए मैं लिखूँगा फॉर आई इन, आई शॉर्ट फॉर आइटम, रेंज। और इसके अंदर मैं पहले बिना किसी वैल्यू का आपको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूँगा। मैं लिखा प्रिंट आई। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि यह कह रहा है टाइप एरर, रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्ग्यूमेंट गॉट 0। दैट मीन्स आपको इसके अंदर एटलीस्ट एक आर्ग्यूमेंट तो डालना ही है और जैसा मैं बताया था वो होगा स्टॉपिंग आर्ग्यूमेंट। सो अगर मैं यहाँ पे 5 दिया और मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो जैसा मैं बताया था ये n-1 रहेगा। इस केस में 5 - 1 विच इज़ 4। 5 को प्रिंट करेगा लेकिन 0 से शुरू होकर के 4 तक जाएगा। अच्छा मैं ऐसा करूँ, फिलहाल मैं इसे कमेंट कर दूँ। मैं लिखूँ फॉर आई इन रेंज और इस बार मैं स्पेसिफाई करूँ 1 एंड 5। दैट मीन्स मैं इसे कह रहा हूँ कि ये लूप तुम शुरू करो 1 से और ख़त्म करो 5 - 1 विच इज़ 4 पे। तो मैं प्रिंट करूँगा आई और मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा। देन आप देख सकते हैं कि इस बार ये 1 से शुरू हुआ है ना कि 0 से शुरू हुआ है। यानी कि पहले केस में मैं सिर्फ स्टॉप पैरामीटर दिया था, लेकिन इस बार मैं स्टार्ट एंड स्टॉप पैरामीटर दिया हूँ। अच्छा मैं ऐसा करूँ, मैं इसे भी कमेंट कर दूँ। इस बार मैं लिखूँगा फॉर आई इन रेंज और इस पर है 1 से 11 विथ 2। नाउ यहाँ पर मैं लूप जो चला रहा हूँ ये 1 से शुरू होकर के 10 तक जाएगा और एवरी ऑल्टरनेट नंबर प्रिंट होगा। मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँगा आई लिख करके और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1, 3, 5, 7 और 9 प्रिंट हो गया है। दैट मीन्स इस केस में है स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप पैरामीटर। नाउ मैं इसे भी कमेंट करूँगा क्योंकि मैं एक दूसरा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। इस केस में मैं रिवर्स प्रिंट करना चाहता हूँ। सो अगर मैं कुछ ऐसे लिखूँ फॉर आई इन रेंज एंड इस बार 5 से शुरू होकर के 1 तक जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन, तो मैं -1 स्टेप दूंगा एंड मैं प्रिंट करूँगा आई को। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा देन आप देख सकते हैं कि ये 5 से शुरू हुआ है और 2 पे खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको रेंज के बारे में समझ आ गया होगा और इसे फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा इन्यूमरेट फंक्शन के बारे में। इन्यूमरेट फंक्शन में एक खास बात होता है कि ना ही ये सिर्फ आपको आइटम बल्कि इसके साथ उसके इंडेक्स का भी एक्सेस देता है और इसकी मदद से आप किसी आइटम के पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। नाउ मैं इसे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। नाउ यहाँ पर मैं सेम वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ फ्रूट्स, जिसमें मैं एप्पल, बनाना एंड चेरी स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ इन्यूमरेट फंक्शन को यूज़ ना करूँ और मुझे हर एक एलिमेंट के साथ उसका पोजीशन भी चाहिए, तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होगा। मैं लिखूँगा काउंटर इक्वल 0, फिर मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आइटम इन फ्रूट्स। यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा आइटम को एंड काउंटर को और मैं यहाँ पे काउंटर को 1 से बढ़ा दूंगा। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे एप्पल, बनाना और चेरी के साथ साथ 0, 1 और 2 प्रिंट होकर मिल गया है। लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करना जबकि पाइथन हमें एक शॉर्टकट देता है, तो विच इज़ इन्यूमरेट फंक्शन। सिंपली मैं इसे कमेंट कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये कोड आपको देना। यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर आइटम इन इन्यूमरेट एंड इसके अंदर मैं फ्रूट्स डाल दूंगा। एंड सिंस मैं यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ इंडेक्स को भी यूज़ कर सकता हूँ या अब हो सकता है फ्यूचर में देखें शॉर्ट में IDX। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा IDX विच इज़ इंडेक्स एंड आइटम और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0, 1, 2 एंड एप्पल, बनाना, चेरी ये प्रिंट हो गया है। तो कहाँ ये 4-5 लाइन का कोड और कहाँ ये सिर्फ 2 लाइन में ये कोड निपट गया। ये फ़ायदा होता है इन्यूमरेट फंक्शन का। नाउ अब यहाँ पर आखिर में मैं आपको ज़िप फंक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी तक आप देख रहे थे कि केवल एक ही सीक्वेंस है जिसके ऊपर लूप चल रहा था, पर क्या हो अगर मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं और आपको उन सारे के ऊपर लूप चलाना है।
अगर आप नॉर्मल तरीके से ये काम करना चाहिएगा देन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पाइथन डेवलपर्स को भी ऐसा लगता था, दैट इज़ वाई वो हमारा काम बहुत आसान कर दिए हैं ज़िप फंक्शन को दे करके। क्योंकि ज़िप फंक्शन अलाउ करता है कि आप मल्टीपल सीक्वेंसेस के ऊपर साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चल सकते हैं। हर एक इटरेशन एक टपल प्रोवाइड करता है जो कि कंटेन करता है एलिमेंट्स फ्रॉम ईच सीक्वेंस। मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक नेम्स और दूसरा एजेस। नेम्स में स्टोर है अमर, अन्वेषा एंड नितिन, एंड एज में है 24, 28 एंड 30। नाउ मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ रेस के नाम से, विच इज, या फिर मैं लिख दूंगा रिजल्ट, और यहाँ पर मैं एक जिप फंक्शन का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं ये दोनों सीक्वेंस पास कर दूंगा। सबसे पहला सीक्वेंस होगा नेम्स और दूसरा सीक्वेंस होगा एजेस। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूं इस रिजल्ट को तो यहाँ पर आपको एक जिप ऑब्जेक्ट मिला है। नाउ क्लियरली आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। ये बेसिकली आपको एक एड्रेस दे रहा है कि मेमोरी में ये जिप ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर्ड है। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे लिस्ट फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। मैं इसे एग्जीक्यूट करूं देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमर 24 के साथ, अन्वेषा 28 के साथ एंड नितिन 30 के साथ एक टपल के फॉर्म में मुझे मिल गया है। नाउ गिवन द फैक्ट कि इस तरह से आप मल्टीपल सीक्वेंसेस को एक साथ जिप कर सकते हैं, हम लोग इसे फॉर लूप में भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे करूंगा कमेंट। नाउ फॉर लूप के साथ यूज करने के लिए मैं लिखूंगा फॉर नेम एंड एज इन जिप ऑफ नेम्स एंड एजेस। अब अगर मैं प्रिंट करूं नेम को तो मैं यहाँ पे नेम प्रिंट कर पा रहा हूँ। अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ एज को तो मैं एज प्रिंट कर पा रहा हूँ। और अगर मैं चाहूँ इन दोनों को प्रिंट करना, विच इज़ नेम एंड एज, तो मैं इन दोनों को एक साथ एक्सेस कर पा रहा हूँ। नाउ ये है फ़ायदा जिप फंक्शन को यूज़ करने का। नाउ वन लास्ट थिंग, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में आप कुछ इस तरह का कोड देखेंगे जहाँ पर फॉर के साथ एक अंडरस्कोर यूज़ हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे शुरू में समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों लोग करते हैं, अनलेस मुझे इसका लॉजिक पता चला। और वो लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर आप कहीं देख रहे हैं कि फॉर लूप में अंडरस्कोर यूज हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रोग्रामर कह रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वेरिएबल क्या है, मैं बस चाहता हूँ कि कुछ रिपीट हो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। यानी कि आप अंडरस्कोर को कुछ इस तरह से समझिए, आई डोंट नीड दिस वैल्यू, जस्ट रिपीट। इसका मैं एक एग्जांपल दूं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज लेट्स से 3 प्रिंट हेलो। मैं पाइथन को सिंपली कह रहा हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीक्वेंस में कौन से एलिमेंट है, मैं बस चाहता हूँ इस कोड को n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना। इस केस में हेलो प्रिंट करना है 3 बार। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो हम देख सकते हैं कि हेलो 3 बार प्रिंट हो गया है। नाउ दैट्स इट, अंडरस्कोर का सिर्फ यही काम है। नाउ नॉलेज रेनफोर्समेंट टाइम। आप बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं इस वीडियो में। नाउ लेट्स सी कि इनमें से आपको क्या क्या याद है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। अब देख सकते हैं कि नेस्टेड लूप चल रहा है। आउटर लूप चलेगा 3 बार और इनर लूप चलेगा 2 बार। दैट मीन्स 0 1 2 फॉर आउटर लूप एंड 0 1 फॉर इनर लूप। नाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक एंड अंडरस्टैंड कि इसका आंसर क्या है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। सो फाइनल आंसर इज 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 एंड 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉर एल्स लूप के बारे में सही है। और यह मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, इनमें मल्टीपल आंसर करेक्ट हो सकते हैं। सो लेट्स रीड ईच स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंड कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा अगर सारे इटरेशन कंप्लीट हो गए हैं बिना किसी ब्रेक के। नाउ ये सही है, इसलिए ए इसका सही होगा। नेक्स्ट इज एल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होगा अगर लूप ब्रेक इनकाउंटर करा है। नाउ सरासर ये गलत है, इसलिए ये बी आंसर सही नहीं है। सी कह रहा है एल्स ब्लॉक वो कोड को कंटेन कर सकता है जो तब दिखेगा जब लूप नॉर्मली फिनिश होगा। सो सी भी इसका सही आंसर है। एंड डी ऑप्शन कह रहा है कि अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट एनकाउंटर हुआ तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ ये गलत है, दैट इज वाई डी इसका आंसर नहीं है। सो फाइनल आंसर इज ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्टेड लूप में ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप के साथ साथ आउटर लूप को भी स्टॉप कर देगा। तो ये सही है या गलत? उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे कि ये सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक स्टेटमेंट इनर लूप में यूज हुआ है वो सिर्फ इनर लूप को इम्पैक्ट करेगा, आउटर लूप को अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई इसका आंसर फॉल्स होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या होगा। मैं इस कोड को थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ ताकि आप इसे समझें। ये है इस मैट्रिक्स का रो और यहाँ पर ये फॉर लूप है जिसमें सबसे पहले इस रो को देखा जा रहा है आउटर लूप में।
एंड इनर लूप में इस रो के हर एक एलिमेंट को देखा जा रहा है और उस एलिमेंट को प्रिंट करा जा रहा है। एंड में एक स्पेस साइन है। सो अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करा जाए तो सबसे पहला रो देखा जाएगा जो कि है ये वाला, और इसके हर एक एलिमेंट को देखा जाएगा जो कि है 1, 2 एंड 3। इसीलिए 1, 2 एंड 3 प्रिंट होगा और ये तीनों एक सिंगल लाइन में प्रिंट हो जाएगा। नाउ इनर लूप कंप्लीट हो गया। अब आउटर लूप अगले स्टेप पे जाएगा जहां पर ये वाला रो देखा जाएगा और इनर लूप में इस रो के हर एक एलिमेंट को देखा जाएगा जो कि है 4, 5 और 6, और ये इंडिविजुअली प्रिंट हो जाएगा एक सिंगल लाइन में। यानी कि इसका जो आउटपुट आपको मिलेगा, पहले लाइन में 1, 2, 3 मिलेगा और दूसरे लाइन में 4, 5, 6 मिलेगा। दैट इज वाई इसका आंसर ए है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? एक लूप चल रहा है 0 से शुरू होकर के 5 - 1 विच इज 4 तक, और यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि क्या इसमें 3 है या नहीं, और अगर ऐसा है तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और नहीं तो ये सारे एलिमेंट प्रिंट होंगे और इसके साथ एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होगा। नाउ सिंस इस रेंज में 3 होगा, दैट इज वाई ये लूप ब्रेक कर जाएगा एंड 0, 1 एंड 2 तक ही प्रिंट हो पाएगा। सो इसका आंसर बी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्यूमरेट फंक्शन का यूज फॉर लूप में हम लोग कर सकते हैं इंडेक्स या फिर वैल्यू, इन दोनों को एक्सेस करने के लिए। नाउ ये सही स्टेटमेंट है, दैट इज वाई इसका आंसर ट्रू होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन कौन से रेंज वैलिड होगा फॉर लूप में? नाउ रेंज 5 की आप बहुत बार देखे हैं, ये एक वैलिड यूसेज है, सो ए इसका सही आंसर है। सेकंड में अब स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप पैरामीटर दिए हैं और ये एक सही ऑर्डर में है और ये हर एक ऑल्टरनेट वैल्यू का एक्सेस देगा, सो बी भी सही यूसेज है। सी में अगेन आप स्टार्ट वैल्यू एंड स्टॉप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इवन दो स्टार्ट वैल्यू नेगेटिव है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नॉर्मली -5 से शुरू होगा और 4 तक जाएगा, इसीलिए सी भी एक वैलिड यूसेज है। एंड लास्टली ऑप्शन डी में आप रिवर्स तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to 2, एक्सेसिंग ईच वैल्यू इन रिवर्स डायरेक्शन, इसीलिए डी भी एक वैलिड यूसेज है। सो इसका आंसर ये चारों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? यहाँ एक इन्यूमरेट फंक्शन का यूज हुआ है, दैट मीन्स आपके पास इंडेक्स और वैल्यू दोनों का एक्सेस है और आप इंडेक्स और वैल्यू दोनों को ही प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले इंडेक्स एंड देन दूसरा वैल्यू प्रिंट होगा। सो 0 एप्पल, 1 बनाना एंड 2 चेरी। गिवन ऑप्शंस में केवल ए है जो मैच कर रहा है, दैट इज वाई ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोड का आउटपुट क्या है? यहाँ पर आप जिप फंक्शन का यूज कर रहे हैं कलर और उसके कोरस्पॉन्डिंग हेक्स कोड को एक्सेस करने के लिए। नाउ यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं दिया हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से विजुअलाइज करें कि इस कोड का आउटपुट क्या होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट फॉर्मेट है, पहले कलर प्रिंट हो रहा है, देन एक कोलन प्रिंट हो रहा है एंड देन उसका हेक्स कोड प्रिंट हो रहा है। सो इसका आउटपुट होगा रेड एंड देन #F00, ग्रीन #0F0 एंड ब्लू #00F, और इसके साथ साथ कोलन भी प्रिंट होगा हर एक लाइन में कलर और हेक्स कोड के बीच। सो इसका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आप इसे विजुअलाइज कर पाए देन आप अभी तक फॉर लूप को बहुत अच्छे से समझे हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कोड क्या प्रिंट करेगा? यहाँ पर मैं एक इन्यूमरेट फंक्शन को यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स मेरे पास इंडेक्स और वैल्यू दोनों का एक्सेस है, लेकिन मैं वैल्यू की जगह पर एक सिंपल सा अंडरस्कोर दे दिया हूँ। दैट मीन्स आई डोंट केयर अबाउट द वैल्यू, मुझे बस इंडेक्स से मतलब है और मैं इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ। सो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा आप गेस करके बताइए, एंड होपफुली आप सही गेस करे हो कि इसका आउटपुट होगा 0, 1 एंड 2, एंड यही है इसका आंसर, index:0, index:1 एंड index:2। बहुत सारी चीज़ें आज आप सीखे हैं और इन सारे क्विज़ेस को करने के बाद आई एम श्योर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि पाइथन में फॉर लूप को यूज़ कैसे करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने आसान शब्दों में, जितने डिटेल में फॉर लूप को समझा सकूँ मैं समझाऊँ, और आशा करता हूँ कि होपफुली आप इसे आराम से समझ भी गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको डेफिनेटली उसके आंसर दूंगा। और मैं ऑलरेडी पिछले कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुका हूँ। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस प्लेलिस्ट पर नेविगेट कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड यू कि आप इस पूरे प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें। फ्यूचर में सारे वीडियोस मैं यहीं पर अपलोड करूंगा। अगर मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सका हूँ देन प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगले वीडियो में मैं आपको वाइल लूप के बारे में बताऊंगा। वाइल लूप फॉर लूप से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।